गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, यानी कि शेयर होल्डर्स मीटिंग का सेकंड टाइप। जब एक कंपनी में स्टैट्यूटरी और एनुअल जर्नल मीटिंग के अलावा कोई भी शेयर होल्डर्स की एडिशनल मीटिंग बुलाई जाती है तो वही क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। या फिर इसको हम अदर वर्ड्स में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जब कंपनी अपनी 2 कंसेक्टिव एनुअल जर्नल मीटिंग के बिटवीन में शेयर होल्डर्स की कोई भी एडिशनल मीटिंग बुलाती है तो वो मीटिंग कौन सी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग होगी। ठीक है, हाँ जी। पर्पज कोई भी हो सकता है, किसी भी पर्पज के लिए बुलाई जा सकती है ये। नेक्स्ट है व्हेन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग में बी कॉल्ड, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग है वो कब बुलाई जा सकती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग के लिए कंपनी की जो आर्टिकल्स हैं उनमें कोई भी प्रोविजन नहीं है, ये किसी भी टाइम बुलाई जा सकती है। जनरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग उस टाइम बुलाई जाती है जब कंपनी में कोई भी स्पेशल या फिर नेसेसरी एक्ट हो, मतलब कोई भी स्पेशल डिसीजन लेना हो या कोई स्पेशल वर्क करना हो और कंपनी की जो नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उस टाइम तक वेट नहीं कर सकते उस स्पेशल वर्क के लिए, तो उस टाइम जो मीटिंग बुलाई जाएगी उस स्पेशल वर्क को करने के लिए वो कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग होगी। ठीक है, ये 1 ईयर में कितने भी टाइम बुलाई जा सकती है, कोई टाइम फिक्स नहीं है इसके लिए। कुछ सरकमस्टेंस बताई हुई हैं जिनके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है। तो उसमें से फर्स्ट है जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्ट्रेशन करनी हो। ठीक है, सेकंड न्यू यानी कि फ्रेश डिबेंचर इशू करने हो। नेक्स्ट कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज, रिड्यूस या रीऑर्गेनाइज करनी हो और एनी अदर अर्जेंट मैटर, तो उस टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट है हु मे कॉल सच मीटिंग्स, यानी कि ऐसी मीटिंग बुलाने का राइट किसके पास होता है, कौन कौन ऐसी मीटिंग बुला सकते हैं। तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग ऑफ ए कंपनी में बी कॉल्ड फर्स्ट बाय द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर बुला सकते हैं। बाय द डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर्स, मेंबर की रिक्विजिशन पे डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है बाय द रिक्विजेशनिस्ट देमसेल्व्स, यानी कि रिक्विजेशनिस्ट वो खुद भी बुला सकते हैं। बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनके द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुलाई जा सकती है। फर्स्ट बाय द डायरेक्टर्स, हाँ जी, फर्स्ट है बाय द डायरेक्टर्स इन केस इट इज़ ऑथोराइज बाय द कंपनी आर्टिकल, यानी कि कंपनी आर्टिकल में ऑथोराइज होने पर जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुला सकते हैं रेजोल्यूशन पास करके। टेबल ए के रूल 48 के अकॉर्डिंग जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिट लगे, मीन्स जब उनको ये लगे कि हाँ अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी चाहिए, वो उस टाइम बुला सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जनरली ऐसी मीटिंग डायरेक्टर के द्वारा उस टाइम बुलाई जाती है जब कंपनी में कोई एनी स्पेशल या नेसेसरी एक्ट और जिसके लिए नेक्स्ट कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग के लिए जो नोटिस है वो मीटिंग के बिफोर 21 डेज पहले ही देना होता है। नोटिस के साथ साथ ये भी डिफाइन करना होता है कि वो स्पेशल या नेसेसरी एक्ट कौन सा है, मीन्स वो कौन सा इश्यू है जिस पे डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी, वो भी मेंशन करना होता है मीटिंग के नोटिस के साथ साथ। हाँ जी, मीटिंग के लिए जो नोटिस है वो मीटिंग के बिफोर 21 डेज देना नेसेसरी होता है, बट कुछ सरकमटेंस हैं जिनमें जो ये टाइम पीरियड है ये 21 डेज से लेस भी हो सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट विद अ शेयर कैपिटल कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल है, तो ऐसी कंपनी में वो मेंबर जिनके पास वोट देने का राइट है और जो कंपनी की शेयर कैपिटल के 95% पे जिनकी होल्डिंग है, अगर वो मेंबर एग्री हैं तो ऐसी मीटिंग के लिए जो नोटिस है वो 21 डेज से
कम डेज के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल नहीं है, उस कंपनी के ऐसे मेंबर जिनका कंपनी की कैपिटल के 95% पार्ट पर कंट्रोल है, यानी कि होल्ड रखते हैं वो, अगर वो एग्री हैं तब ऐसी मीटिंग 21 डेज से कम का नोटिस दे के भी बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट है बाय द डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। अगर जो डायरेक्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाते हैं, जो जिसके लिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है, तो ऐसे में जो कंपनी के मेंबर हैं वो डायरेक्टर को ऐसी मीटिंग बुलाने के लिए बाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट केस इसका, इन केस ऑफ ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी, member who hold 10% of the company's paid up share capital and have the right to vote, तो उस कंपनी के ऐसे मेंबर जिनका कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल के 10% पर होल्डिंग है और जिनके पास वोट का राइट है, वो डायरेक्टर को ऐसी मीटिंग बुलाने के लिए बाइंड कर सकते हैं। सेकेंड केस, विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी के ऐसे मेंबर जिनके पास मतलब ऐसे मेंबर का 10% जिनके पास वोट देने का राइट है, ठीक है, वो भी डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलाने के लिए बाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, वो मेंबर जिन्होंने डायरेक्टर्स के पास रिक्विजिशन की है उन्हें एक डिमांड नोटिस डायरेक्टर के पास डिपॉजिट कराना होता है, जिसको डिमांड नोटिस बोलते हैं, यानी कि उस डिमांड नोटिस पे उन सभी मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए और वो इशू भी डिफाइन होना चाहिए जिस पे डिस्कस करने के लिए वो मीटिंग बुलवाना चाहते हैं। इन सभी मेंबर ने ये डिमांड नोटिस जिस डेट पे डायरेक्टर के पास डिपॉजिट करवाया है, डायरेक्टर को उसके विद इन 45 डेज में मीटिंग बुला लेनी चाहिए, और मीटिंग के लिए जो नोटिस का टाइम पीरियड है वो वही 21 डेज का रहेगा सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम डायरेक्टर के पास कितना टाइम रहेगा डिमांड नोटिस डिपॉजिट कराने के, विद इन 45 डेज में मीटिंग बुलानी पड़ेगी उसे। नेक्स्ट है बाय द रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स। अगर डायरेक्टर्स 4 मेंशन टाइम लिमिट में मीटिंग बुलाने में फेल हो जाता है, मीन्स मीटिंग नहीं बुलाता है, जो 4 मेंशन टाइम लिमिट है वो कितना था 45 डेज का था, तो ऐसे में जो रिक्विजिशनिस्ट है मीन्स वो मेंबर जिन्होंने डायरेक्टर के पास रिक्विजिशन की थी, शिकायत की थी, वो रिक्विजिशनिस्ट खुद से ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला सकते हैं, और उनके पास टाइम पीरियड कितना होगा डिमांड नोटिस डिपॉजिट कराने की डेट से विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर वो मीटिंग बुला सकते हैं। मीटिंग बुलाने का जो मैनर है वो सेम वही रहेगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाते हैं जिस मैनर के अकॉर्डिंग। हाँ जी, ऐसे में इस मीटिंग पे जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस होगा वो कंपनी को रिक्विजिशनिस्ट को पे करना होगा, और जो डिफॉल्ट डायरेक्टर्स हैं उनसे रिकवर करना चाहिए। नेक्स्ट है बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर एनी रीज़न। अगर किसी भी रीजन से कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, तो ऐसे में जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है या तो अपनी मर्जी से या कंपनी के डायरेक्टर के रिक्विजिशन करने पर या कंपनी के जो मेंबर है जिनके पास वोट का राइट है उनके रिक्विजिशन पर ऐसी मीटिंग बुला सकता है, और ऐसी मीटिंग के लिए वो कुछ ऑर्डर भी दे सकता है, और इस मीटिंग में वो ऑर्डर फॉलो करना नेसेसरी होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसके पास भी राइट होता है ऐसी मीटिंग को बुलाने का, और ऐसे में ये भी हो सकता है कि ये मीटिंग किसी एक ही पर्सन ने अटेंड की हो, तब भी ये कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैलिड मीटिंग मानी जाएगी, ठीक है, चाहे उस मेंबर ने अटेंड की हो चाहे उसके प्रॉक्सी ने अटेंड की हो सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्लास मीटिंग्स। व्हेन अ कंपनी इशू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। जब एक कंपनी डिफरेंट क्लास के शेयर इशू करती है तो ऐसे में वो कंपनी शेयर होल्डर्स की जो भी मीटिंग बुलाती है वो कंपनी की क्लास मीटिंग मानी जाती है। यानी कि जब कंपनी
डिफरेंट क्लास के शेयर्स में से किसी वन टाइप के शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएगी तो वो उसकी क्लास मीटिंग होगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जिसने इक्विटी शेयर भी इशू किए हैं और प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए हैं, और कंपनी ने मीटिंग बुलाई है इक्विटी शेयर होल्डर की, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से वन टाइप के शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो गई ना, तो ये कंपनी की कैसी मीटिंग मानी जाएगी? ए क्लास मीटिंग मानी जाएगी। ठीक है, जनरली जो ये मीटिंग है ये शेयर होल्डर्स के ऑब्लिगेशन को डिफाइन करने के लिए या उनके राइट को अल्टर करने के लिए बुलाई जाती है। फॉर एग्जांपल, वन क्लास के शेयर को अनदर क्लास में ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में चेंज करने के लिए या इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में ट्रांसफ़र करने के लिए। हाँ जी, इस मीटिंग के जो मेंबर होते हैं, मीन्स इस मीटिंग को जो अटेंड करने वाले मेंबर होते हैं वो एक ही क्लास से रिलेटेड होते हैं। या तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग बुला रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड होंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुला रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड होंगे। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये उन मेंबर के ऑब्लिगेशन को डिफाइन करने और मेंबर के राइट में अल्ट्रेशन करने का जो प्रोविज़न है वो पहले से डिफाइन होता है, वो एज इट इज़ फॉलो करना होता है। मतलब उसमें जैसे मान लेते हैं, अगर किसी शेयर होल्डर्स के ऑब्लिगेशन को अल्टर करना है या उसके राइट को अल्टर करना है, तो ऐसे में कंपनी के आर्टिकल ऑफ प्रोविज़न में जो मैनर डिफाइन है वो सेम फॉलो करना होगा मीटिंग में भी। अगर वो फॉलो नहीं किया जाता है तो ऐसे में इस क्लास के मेंबर का 3/4 मेजॉरिटी के बेसिस पे रेजोल्यूशन पास करना होगा, और रेजोल्यूशन पास होने के बाद ही ऐसा अल्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा।